नमस्कार। फार्मडॉक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दवा का नाम है लिथियम। लिथियम कार्बोनेट का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है और यह दवा प्रमुखतया मेनिया और बीपीडी के इलाज में काम में आती है। तो एग्जाम में कई बार इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो इस दवा के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एग्जाम के लिहाज से आज हम क्विक रिव्यू इस दवा का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम। लिथियम जो दवा है वो टैबलेट फॉर्म में आती है। लिथियम कार्बोनेट 300 mg की टैबलेट आती है। और एक बार तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया हुआ कि लिथियम आयन के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सा आयन मेनिया के इलाज में काम आता है, तो वो आयन था लिथियम। अब लिथियम कार्बोनेट टैबलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेनिया और बीपीडी में काम आती है। तो जब मेनिया और बीपीडी में दवा काम में आती है तो इसको कितना दिया जाता है, तो इसकी डोज के बारे में पता होना चाहिए। मेनिया का आपको एक्यूट कंट्रोल करना है, तेजी से कंट्रोल करना है, तो 1800 mg डेली देंगे, 2 से 3 डोजेज में देंगे। 2 डोज में देना है तो इसे मॉर्निंग में और नाइट में देंगे। 3 डोज में देना है तो इसे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में देंगे। और इससे हम खाने के साथ देते हैं ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कम हो। 2 बार देना है तो मॉर्निंग नाइट, 3 बार देना है तो मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो 900 से 1200 mg डेली, वही 2 से 3 टुकड़ों में खाने के साथ देने। मेरी बात याद रखना, मॉर्निंग इवनिंग या इवनिंग की जगह नाइट वर्ड याद रख सकते हो। 2 बार देना है तो, और 3 बार देना है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। आपको याद रखना हमेशा खाने के साथ देनी है ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। और किसी व्यक्ति को मेनिया की लिए किसी डॉक्टर ने अगर मान लीजिए लिथियम कार्बोनेट लिखी है और वो लिथियम की जो शेड्यूल डोज थी वो लेना भूल गया है, तो वो क्या कर सकता है? उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी कोई डोज मिस कर दी है तो आप उसे 2 घंटे के अंदर अंदर ले लीजिए। पर वो 2 घंटे कैसे हैं? अगर आपको वो गोली खानी थी 12 बजे तो आप 2 बजे तक वो दवा खा सकते हैं। और 2 से ज्यादा समय गुजर गया है तो आपको फिर वो अगली ही डोज लेनी है। ध्यान रखना, अगर आपने लिथियम की कोई डोज मिस की है तो वो शेड्यूल्ड डोज जो मिस किए उसको 2 घंटे के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। और 2 घंटे से ज्यादा समय गुजर गया है तो आपको वो डोज छोड़कर नेक्स्ट डोज लेनी है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थेरेपेटिक रेस्पॉन्स लिथियम का 1 से 2 सप्ताह में, बोले तो 7 से 10 दिन में आता है, 7 to 10 डेज में आता है। लिथियम का असर 7 से 10 दिनों में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिथियम का असर फास्ट नहीं आता है, स्लो आता है। 1 से 2 सप्ताह या 7 से 10 दिन में आता है। लिथियम मूड स्विंग को कंट्रोल करता है, इसलिए मेनिया में काम में आता है, बीपीडी में काम में आता है। लिथियम एक ऐसा आयन है जो आपके ब्रेन में जाकर न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से होने वाले मूड स्विंग को कंट्रोल करता है। इसलिए लिथियम को अपन एंटी मानिक या मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं। ये मेनिया में होने वाले मूड स्विंग को नियंत्रित करता है। इसी वजह से ये बीपीडी में भी कारगर है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मेनिया और डिप्रेशन के जो एपिसोड्स आते हैं उनको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। तो लिथियम एंटी मेनिक के साथ साथ मूड स्टेबलाइजर भी कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़े अपन लिथियम के बारे में। लिथियम के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं? लिथियम के अगर अपन सिंपल एडवर्स इफेक्ट देखें तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जो हर दवा के होते हैं। फार्माकोलॉजी में किसी को कुछ भी नहीं आता तो एक काम तो लिख ही देता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। उसके बाद थ्रस्ट और पॉलीयूरिया, आपको प्यास लगेगी, बार बार आपको यूरिन आएगा। फाइन ट्रेमर्स और कभी कभी सीजर भी आ सकते हैं। और आगे जाकर ट्रेमर बढ़ भी सकते हैं, गिडीनेस हो सकती है, अटाक्सिया हो सकता है, मोटार इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है, निस्टेगमस, आपकी आंखें मूव कर सकती है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आई बाल मूव कर सकती है। मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, स्लर्ड स्पीच, जबान लड़खड़ा सकती है, सुस्ती आ सकती है, और कंफ्यूजन के साथ एक्साइटेशन हो सकता है। स्थिति बिगड़ी तो कोमा, कन्वर्जन और अर्धिमिया में भी आप जा सकते हैं। तो लिथियम के एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो आई होप आप ये एडवर्स इफेक्ट याद करेंगे और ये आपके एग्जाम में काम में आएंगे। इनको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर, तो हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लिथियम के बारे में और आपको क्या पता होने चाहिए। ईसीजी चेंजेस,
जब लिथियम किसी को चल रहा होता है तो उसके टी वेव में चेंजेस आते हैं, या तो टी वेव फ्लैट हो सकती है या इन्वर्ट हो सकती है, और लिथियम की वजह से आपका साइनस डिप्रेस होता है, इस वजह से आपको ब्रेडिकार्डिया होता है। और लगातार लंबे टाइम तक लिथियम चलने से आपका WBC काउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज WBC काउंट। अगर आपका WBC काउंट बढ़ गया बच्चों, तो भैया उसी कंडीशन को बोलते हो आप ल्यूकोसाइटोसिस। तो आपका WBC काउंट कौन सी दवा बढ़ा देती है? लिथियम। तो लिथियम लेने वाले पेशेंट की अगर आप CBC कराएंगे तो उसमें आपको बढ़ा हुआ WBC काउंट मिलेगा। लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से डायबिटीज इंसिपिडस, क्यों? ADH डिसफंक्शन। लिथियम क्या करता है? ADH डिसफंक्शन करता है, मतलब ADH सही ढंग से काम नहीं कर पाता, और ADH सही ढंग से काम नहीं कर पाता तो आप सबको पता है ADH के काम नहीं करने से डायबिटीज इंसिपिडस होती है, डाइल्यूट यूरिन आता है, यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाता है, रात को बार बार यूरिन आता है, नोक्चूरिया कहते हैं उसे, बार बार यूरिन आता है उसे पोलीयूरिया कहते हैं। उसके बाद अगर किसी गर्भवती महिला ने लिथियम का इस्तेमाल किया तो उसके क्या दिक्कतें आ सकती है? उसके गर्भ में पल रहे जो भ्रूण के अंदर उसी दौरान गलगंड या घेंगा रोग, गोइटर हो सकता है, या उस बच्चे के दिल में दिक्कत आ सकती है, उसके दिल के ट्राइकप्सिड वाल में दिक्कत आ सकती है, जिसे एब्स्टीन एनामोली बोलते हैं। तो एब्स्टीन एनामोली एक ट्राइकप्सिड वाल में आने वाली दिक्कत है, जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, जो लिथियम की वजह से होता है। तो भूल के भी लिथियम हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देंगे। तो लिखा है लिथियम कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से बच्चों एग्जाम के हिसाब से जो आपको आने चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। लिथियम एक ऐसी दवा है जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत कम है, लो थेरेपेटिक इंडेक्स है। तो ऐसी दवाइयां जिनका लो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है उनके साथ दिक्कत ये होती है, उनकी काम में आने वाली मात्रा और मारने वाली मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब ऐसी दवा जिसको जिस डोज पर आप दे रहे हैं, जिस सीरम लेवल पर वो काम कर रही है, उससे थोड़े से ज्यादा सीरम लेवल पे उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इस दवा की टॉक्सिसिटी की संभावना बनी रहती है, तो सीरम मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ती है जब भी हम इस दवा को लंबे टाइम के लिए देते हैं। सो सीरम मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, ये आपको पता होना चाहिए। अब सीरम मॉनिटरिंग कर रहे हो तो सीरम मॉनिटरिंग से रिगार्डिंग आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, जब भी रोगी का ब्लड सैंपल लोगे वो मॉर्निंग में लोगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब सैंपल लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उसने गोली खाई थी उस गोली को खाए उसको 12 घंटे हो जाने चाहिए। जैसे शाम को 8 बजे गोली खाइए तो सुबह 8 बजे बाद ही उसका ब्लड सैंपल विड्रॉ करना है सीरम लिथियम लेवल जांचने के लिए। तो दो बातें क्लियर है, सुबह जांच करनी है, सीरम लेवल सुबह लेना है। दूसरी बात, जो सीरम लेवल चेक कर रहे हो उस समय गोली को खाए हुए 12 घंटे से ज्यादा समय होना चाहिए। कहने का मतलब रात को 8 बजे गोली खाइए तो सुबह 8 बजे बाद ही सैंपल विड्रॉ करना है, उसके पहले विड्रॉ नहीं करना है। या यूं बोलूं साधारण शब्दों में, 4 से 7 दिन में एक बार चेक किया जाएगा। कहने का मतलब सप्ताह में मिनिमम एक बार तो चेक किया ही जाएगा, 2 बार भी चेक किया जा सकता है। उसके बाद बात करें कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक उस पेशेंट के अंदर सीरम लिथियम लेवल स्टेबल नहीं हो जाता। सीरम लिथियम लेवल शुरुआती तौर पर सप्ताह में 1 से 2 बार जब तक चेक होता रहेगा, जब तक उस पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल स्टेबल नहीं हो जाता। पर अगर उसी दौरान उस मरीज की डोज में बदलाव किया गया, लिथियम की डोज में बदलाव किया गया, तो वापस से फिर उस सीरम लिथियम लेवल को हर सप्ताह चेक किया जाएगा, जब तक कि उसका सीरम लिथियम लेवल वापस से मेंटेन नहीं हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, हाई टॉक्सिसिटी है, से लंबे टाइम तक जब इस्तेमाल करोगे सीरम लिथियम लेवल मेंटेन करना पड़ेगा आपको, और मेंटेन करना पड़ेगा तो आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो सीरम लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितना मॉनिटर करना पड़ेगा, कैसे मॉनिटर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बोलो मॉर्निंग में मॉनिटर करेंगे, बोलो मॉर्निंग में सैंपल लेंगे, शर्त क्या है, बोलो लास्ट डोज के 12 घंटे बाद ही सैंपल लेंगे। उसके बाद मॉनिटर कितने दिनों में करेंगे, बोले शुरुआती तौर पर सप्ताह में 1 से 2 बार मॉनिटर करेंगे, 4 से 7 दिनों में मॉनिटर करेंगे। जब लेवल स्टेबल हो जाएगा तो फिर हर 3 महीने में मॉनिटर करेंगे। पर जब भी डोज चेंज होगी
तो फिर उसके बाद वापस से वीकली मॉनिटर करेंगे जब तक कि उसका लेवल स्टेबल नहीं हो जाता। इसके बाद आ जाते हैं सीरम लिथियम लेवल। मॉनिटर तो कर लिया, पर मॉनिटर करके क्या करना है, बोलो उसको मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? बाइपोलर डिसऑर्डर में 0.5 से 0.8 MEQ, मेनिया में 0.8 से 1.1 या 1.2 MEQ। टॉक्सिसिटी कहां से स्टार्ट होती है? टॉक्सिसिटी 1.5 MEQ से स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप भैया, बीपीडी में 0.5 से 0.8, मेनिया में 0.8 से 1.1 या 1.2, तो 1.1 या 1.2 तक तो काम ही आ रहा है, और 1.5 पर आते आते टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है। और देखिए टॉक्सिसिटी को अपन डिवाइड करें, बोला हल्के फुल्के सिम्टम 1.5 से 2.5 पे आते, नाजिया, वोमिटिंग, लिथार्जी, ट्रेमर, और अच्छे खासे सिम्टम मॉडरेट 2.5 से 3.5 कंफ्यूजन, एजिटेशन, टेकिकार्डिया, डेलिरियम आने लग जाते हैं। और बहुत ज्यादा सिम्टम सीवियर टॉक्सिटी 3.5 MEQ के ऊपर हो जाती है, कोमा, सीजर, हाइपरथर्मिया और हाइपोटेंशन। अब टॉक्सिसिटी हो गई है तो आपको ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट अपन ऑस्मोटिक डायरेटिक देते हैं। कौन सी दवा दी जाती है? मेनिटोल। और मेनिटोल को किसके साथ देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और मेनिटोल और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिलकर क्या करते हैं? मेनिटोल और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलकर इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ लिथियम, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ लिथियम वाया यूरिन, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ लिथियम वाया यूरिन, यूरिन के रास्ते से लिथियम को बाहर निकाल देते हैं। और 4 MEQ पर से 4 MEQ पर लीटर से ऊपर चला गया लेवल, तो भैया फिर तो हीमोडायलिसिस ही ऑप्शन है। अगर सीरम लिथियम लेवल 4 MEQ पर लीटर से ऊपर गया तो आपको भैया फिर हीमोडायलिसिस ही करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद यूजेस की बात करें तो लिथियम के यूजेस में आपको पता होना चाहिए, ये एक्यूट मेनिया के इलाज में काम में आता है, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बीपीडी के इलाज में काम में आता है। तो एक्यूट मेनिया में लिथियम दिया जाता है, भले इसका 7 से 10 दिन में असर आता है, तो इसलिए शुरुआत में आप वहां पर पोटेंट दवाइयां दे सकते हैं, जैसे कि वहां पर हेलोपेरिडोल, क्लोप्रोमाजिन साथ में दिया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में। ये बातें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये लिथियम की शुरुआत है, लिथियम की इंपॉर्टेंट जानकारी है, पूरा लिथियम नहीं है। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बीपीडी में देते हैं। उसके बाद क्लस्टर हेडेक में देते हैं। उसके बाद एडजुवेंट टू एंटी डिप्रेसेंट के साथ भी देते हैं। और उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, एंटी सुइसाइडल ड्रग। एंटी सुइसाइडल ड्रग है ये भैया। एंटी सुसाइडल ड्रग का खिताब कौन सी दवा को प्राप्त है? लिथियम को। तो एंटी सुसाइडल ड्रग 2 दवाइयां आपको याद रखनी है जिंदगी भर। एक तो याद रखनी है लिथियम और दूसरी याद रखनी है क्लोजापिन। लिथियम एंड क्लोजापिन, लिथियम एंड क्लोजापिन ये दोनों एंटी सुसाइडल दवाइयां हैं। तो यूजेस की अपन बात करें तो एक्यूट मेनिया में काम में आता है, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बीपीडी में काम में आता है, क्लस्टर हेडेक में काम में आता है, एडजुवेंट टू एंटी डिप्रेसेंट है, और एंटी सुसाइडल ड्रग भी है। कौन कौन सी? लिथियम और क्लोजापिन। लिथियम और क्लोजापिन। मॉनिटरिंग, जब लिथियम चल रहा होगा तो आपको क्या क्या मॉनिटरिंग करनी पड़ती है? बोला सबसे पहले कार्डियक की बात करें तो ईसीजी पर नजर रखनी है, स्पेशली इन पेशेंट एट रिस्क ऑफ अनमास्किंग बरगाडा सिंड्रोम। भाई ये ब्रूगाडा सिंड्रोम की अपन बात करें तो ये इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज है। तो इनहेरिटेड डिजीज की अपन बात करें तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली दिल की बीमारी है। इस बीमारी के अंदर अर्दमिया की रिस्क बनी रहती है। तो जिसके फैमिली में ये बीमारी है, अगर मान लीजिए उसके आगे आने वाले संतति को बीमारी है भी नहीं तो हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं मास्किंग कंडीशन। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे पेशेंट को लिथियम दे दिया जिसके अंदर रिस्क है किसकी? ब्रूगाडा सिंड्रोम की, तो उसके अंदर एक साथ दिल बैठ सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि लिथियम 6 साइनस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के साथ साथ किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? 6 साइनस में, क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया करता है और ब्रूगाडा सिंड्रोम वाले पेशेंट में इससे अर्दमिया का खतरा रहता है। तो एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर
कॉम्प्रोमाइज कार्डियक फंक्शन है, बोले तो 6 साइनस है, ऐसे पेशेंट के अंदर भूल के भी लिथियम नहीं देना है। जिसके अंदर ब्रुगाडा सिंड्रोम का अनमास्किंग आपकी कंडीशन बनी हुई है, उसके अंदर भी कभी लिथियम नहीं देना है। एंडोक्राइन की बात करें तो थायराइड फंक्शन, लिथियम इंटरफेयर विद आयोडीन यूटिलाइजेशन, जो लिथियम है वो इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद आयोडीन यूटिलाइजेशन, आयोडीन के यूटिलाइजेशन के साथ इंटरफेयर करता है। कौन? लिथियम। तो आयोडीन यूटिलाइजेशन के साथ इंटरफेयर करेगा बच्चों, तो भैया पेशेंट में किसका खतरा रहता है? रिस्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो रिस्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है बच्चों, तो रिस्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आप समय समय पर पेशेंट के थायराइड फंक्शन की जांच करवाते रहेंगे। जब भी लिथियम चलेगा पेशेंट की ईसीजी होते रहनी चाहिए और उसके थायराइड की जांच होती रहनी चाहिए। उसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे अपन, बोला क्रिएटिन क्लियरेंस कितना है वो अपन देखेंगे। एजोटेमिया तो कहीं नहीं हो गया है। एजोटेमिया का मतलब क्या है? कहीं पेशेंट का इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन तो नहीं बढ़ गया है, मतलब कहीं रीनल फंक्शन तो कंप्रोमाइज नहीं है। खासकर ऐसे पेशेंट जिनमें पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया डेवलप हो चुका है, मतलब ऐसे मरीज जो आपसे बोल रहे हैं कि दवा जब से ले रहा हूं मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा यूरिन लग रहा है, मुझे नोक्चूरिया हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट पे हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। उनके अंदर हम एजोटेमिया देखेंगे, आपके क्रिएटिनिन क्लियरेंस देखेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन देखेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कहीं उसे डीआई तो नहीं हो गया है। क्लियर है? आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी हम देते रहेंगे।